हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं एमबीए के जो पेपर हैं इग्नू के वो आने वाले हैं। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग में मैं कुछ पेपर के सॉल्यूशंस आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है ना, आप लोगों को कुछ इश्यूज़ आ रहा था, तो आज जो हम सब्जेक्ट लेने जा रहे हैं वो है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस मैनेजर्स, फाइनेंस फॉर मैनेजर्स। ठीक है, तो ये मैं जो आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ आज जून 19 का है। अगर आप कोई प्रीवियस ईयर के पेपर्स डिस्कस करना चाहते हैं तो इंपॉर्टेंट बेसिस पर कि सर ये वाला क्वेश्चन डिस्कस कर दीजिए, जो भी आपको डाउट है आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको सॉल्यूशन आपके लिए प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, चलिए। तो फ्रेंड्स, अब देखिए बेसिकली एग्जामिनेशन का क्या पैटर्न रहता है कि आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है ना, इसका क्या मतलब हुआ, 5 क्वेश्चन 100 मार्क्स के हो गए, इसका मतलब हर एक क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स का हो गया। ठीक है ना, तो बाकी आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हैं कि भाई आपको कैलकुलेटर यूज़ करना अलाउड है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपके साथ सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ठीक है ना, किस तरीके से क्या पैटर्न होता है, कुछ न्यूमेरिकल्स भी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है ना, न्यूमेरिकल्स को हम चाहे अलग से कंसीडर कर लेंगे, और इसको अगर हम ज़्यादा बड़ा वीडियो बनेगा तो पार्ट वाइज बनाकर इसको सॉल्यूशन कर लेंगे। ठीक है ना, चलिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोलते हैं हम कि व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द कॉन्सेप्ट कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म का क्या मतलब होता है, वाई व्हाट इज ऑल्सो कॉल्ड द कंसेप्ट ऑफ प्रूडेंस, क्या दोनों में कुछ फर्क है। वाई इट इज़ नॉट अप्लाइड स्ट्रांगली टुडे एज इट यूज टू बी इन द पास्ट, कि मतलब ये पास्ट में तो यूज़ होता था बहुत अच्छी तरीके से, पर आज इसका यूज़ इतना बंद क्यों हो गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कंजर्वेटिज्म का मतलब क्या होता है। कंजर्व मतलब आप बहुत कंजर्वेटिव है, मतलब आपको जरा सा भी जैसे मान लीजिए कहते हैं ना कि ठंड लग जाती है, ये बड़ा कंजर्वेटिव है। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई जैसे कि आप कंपनी है, आपकी कंपनी है, आप कंपनी में मैनेजर बनेंगे, आप कंपनी के मैनेजर होंगे, कंपनी के मैनेजर फाइनेंस को मैनेज करेंगे, जो भी आप पोजीशन हेल्ड करेंगे, अगर आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना है तो कहीं ना कहीं आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग इस चीज़ की होनी चाहिए। तो ये क्या कहना चाहता है कि भाई कंजर्वेटिव का मतलब होता है कि भाई आपको अगर लग रहा है कि कोई लॉस होने वाला है तो उसको तो रिकॉग्नाइज कर लो, और अगर आपको लगता है कोई इनकम आने वाली है तो उसको इनकम को तभी रिकॉग्नाइज करेंगे जब वो आपके हाथ में आ जाएगी। ठीक है ना, मतलब जैसे मान लो आपको लगता है कि यार आज तो 10 रुपये गिर जाएंगे, तो आपने उसको अपने लिख लिया कि हाँ भैया 10 रुपये लॉस हो जाएंगे। अगर आपको लगता है कि 20 रुपये की मेरी लॉटरी लग जाएगी, तो लॉटरी को कब आप रिकॉग्नाइज करेंगे, जब वो आपको 20 रुपये की लॉटरी मिल जाएगी। ठीक है ना, तो यही कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिव्स का एक तरीके से मतलब होता है। तो अब आपको मैंने इस तरीके से हिंदी में समझा दिया, तो क्या अब आप इसको अच्छी तरीके से लिख सकते हैं या नहीं। मुझे आशा करता हूं मैं इतना अब आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, क्योंकि आप एमबीए कर रहे हैं। देखिए ठीक है ना, आप ग्रेजुएट हो चुके हैं, तो आपसे इतना एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि आप ये सब चीज़ें लिखी जा सकती है। देखो मैं आपको एक एग्जांपल से बता देता हूं, जैसे इन्वेंट्री होती है फ्रेंड्स। ठीक है ना, अब अगर जैसे आपने कॉर्पोरेट्स वगैरह में कहीं काम करा होगा तो आपने देखा होगा कि भाई उसको या तो कॉस्ट पर लिखते हैं या मार्केट प्राइस लिखते हैं, विच एवर इज लोअर। ठीक है ना, तो इसका क्या मतलब भाई, इन्वेंट्री कंपनी की क्या होती है, असेट होती है। तो असेट एक तरीके से आप उसको किस प्राइस पर रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, लोअर प्राइस पर रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। कि भाई मान लीजिए 100 रुपये की कोई चीज़ थी आपने, और मार्केट में वो 100 रुपये की बिक रही है और कॉस्ट है 80 रुपये, तो हम क्या कहेंगे कि भैया हमारे पास 80 रुपये का है असेट, हम उसे 100 रुपये रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। ठीक है ना, चलिए। तो अब ये हमने बात कर लिया कि व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म। अब प्रूडेंस का क्या मतलब होता है। अब प्रूडेंस का क्या मतलब होता है कि भाई जो भी आपने कोई लाइबिलिटीज इनकर करनी है या आपका कोई एक्सपेंसेस है तो उसको तो आप रिकॉग्नाइज कर लीजिए, और कोई भी अगर आपका रेवेन्यू है तो उसको आप क्या करेंगे, उसको डेफर करेंगे, जब वो रियलाइज हो जाएगा तब हम उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। इससे क्या होता है, जो भी हमारा इनकम होता है और जो भी हमारा एक्सपेंस होता है वो क्या हो जाता है, ओवर स्टेटेड नहीं होता है। ठीक है ना, और ना अंडर स्टेटेड होता। ठीक है ना, ओवर स्टेटेड अंडर स्टेटेड, ओवर स्टेटेड का मतलब ज़्यादा दिखाना और अंडर स्टेटेड का मतलब कम दिखाना। तो इस तरह की चीज़ें हमारी नहीं होती हैं। ठीक है ना, चलिए। और कॉस्ट इन्वेंट्री का मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, अगर यही आप इन्वेंट्री का एग्जांपल इस तरीके से अगर अपने आप एग्जामिनेशन के आंसर में भी डालेंगे, इसको लिख के आएंगे, तो आपको शॉर्ट शॉर्ट नंबर आपको मिलेगा। ठीक है ना, और देखिए फ्रेंड्स, एग्जामिनेशंस में जो आपके ये क्वेश्चन से रिपीट हो जाते हैं, तो प्लीज़ पास्ट ईयर्स के पेपर्स को बहुत इंपॉर्टेंस दीजिएगा। ठीक है ना, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका। ठीक है, चलिए। इस तरीके से अब वाइट इज़ नॉट अप्लाइड, और अब आप देख ही सकते हैं, क्योंकि देखिए अनएक्सपेक्टेड लॉसेस है, कुछ जो ट्रेंड चेंज हो रहा है कॉर्पोरेट्स का, उस वजह से इस मेथड को कुछ हद तक अब नहीं लगाया जाता, और पहले इसको यूज़ काफ़ी हद तक किया जाता था। ठीक है, इसको आप इस चीज़ को ध्यान में रख सकते हैं। चलिए, अब हम सेकंड डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड क्या बोलता है कि व्हाट इज द डिस्टिंग्विश बिटवीन द फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, दोनों में क्या फ़र्क होता है। एक्सप्लेन द पर्पस विच दे सर्व इन द इंटरकनेक्शन, और इन दोनों के बीच में कोई इंटरकनेक्शन मतलब कोई रिलेशन
है या नहीं, ठीक है ना। देखिए हमारे को क्वेश्चन का मतलब भी समझना होगा, क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि हमारे को, देखिए अब जैसे मैं आपसे बताऊं तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये 20 मार्क्स का हो गया। इसका मतलब क्या होगा, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो 10 मार्क्स का कैरी करता है और सेकंड क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का कैरी करता है, ठीक है ना। अब आप ये देख रहे हैं इसमें भी 3 क्वेश्चन आपसे पूछे हुए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट आपसे 3 मार्क्स का उन्होंने पूछ लिया। तो अब अगर हम देखा जाए तो 3 और कोई एक 4 मार्क्स का कर सकते हैं, तो आपका 10 मार्क्स का ये पूरा क्वेश्चन बन जाता है। तो कितना अच्छा हो जाएगा अगर हम इजी वे में अपने नंबर को स्कोर कर सकते हैं। चलिए ये मैं आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे दी। अब हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि फ्रेंड्स आप लोगों को, मैंने देखा कि आप लोगों के पास सोल्यूशन नहीं था, बट मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं, जो एक बेसिक गाइडेंस जो होती है, एक अंडरस्टैंडिंग, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी आप अगर लिखना चाहें साथ साथ तो लिख भी सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अच्छा, अब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात कर लेते हैं और मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात कर लेते हैं। तो देखिए देखिए फ्रेंड्स, डिफरेंस बिटवीन का आंसर लिखने का तरीका क्या होता है, आप इस तरीके से टेबल बनाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, बेसिस। बेसिस का मतलब कि भाई जो आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं दूसरे को, वो किस बेसिस पर कर रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पर आपके लिख दिया ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब होता है कि भाई फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव होता है कि भाई ये हमारी जो बिजनेस की इनकम होती है उसको मेजर करता है। जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्या मतलब होता है कि भाई जो भी पॉलिसीज प्लान होते हैं उसमें इंटरनली मैनेज करने के लिए होता है। मतलब जो मैनेजमेंट अकाउंट होता है कोई कंपलसरी नहीं है कि भाई इसको आपको करवाना ही करवाना है, बट जो फाइनेंशियल अकाउंट होते हैं ये बनाना जरूरी होता है, क्योंकि आपके जो क्रेडिटर्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, मालिक होते हैं, उनको ये जानना पड़ता है कि भाई हमारा कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितना लॉसेस, हमारे कौन सा प्रोडक्ट लॉसेस दे रहा है, कौन सा प्रोडक्ट प्रॉफिट दे रहा है। तो इसके लिए फाइनेंशियल अकाउंट डील करता है, और जो कि प्लान पॉलिसीज किस तरीके से बननी चाहिए उसके लिए मैनेजमेंट अकाउंट डील करता है। ओके चलिए अब हम सेकंड डिस्कस कर लेते हैं कि भाई मान लीजिए नेचर क्या हो गया। अब जैसे भाई फाइनेंशियल अकाउंट है तो ये हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स पे डील करता है। अब हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स क्या होता है, मतलब कि भाई जैसे मान लीजिए 2018, 19, 20, 21 में आपके क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट रहे थे, उसके बेसिस पर हम आगे कैरी आउट करते हैं। जबकि मैनेजमेंट अकाउंट क्या होता है, ये आपका फ्यूचर को देखकर बनाया जाता है, ठीक है। तो अब देखिए इस तरीके से मैंने आपसे 2 पॉइंट डिस्कस कर लिए, आपने दिखाया ऑब्जेक्टिव और नेचर। इसी तरीके से मैं आपसे 4-5 और डिस्कस कर लूंगा, तो आपके पास 6 पॉइंट्स हो जाएंगे लिखने के लिए। तो ये एक सफिशिएंट आपका आंसर हो जाएगा, और उसके बाद जो लेटर क्वेश्चन पूछ रहा है उसको हम आंसर कर देंगे, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि भाई मैंने आपको जैसे बताया था कि भाई फाइनेंशियल अकाउंट को बनाना कंपलसरी होता है, जबकि मैनेजमेंट अकाउंट को बनाना क्या होता है, ऑप्शनल होता है। तो अब आप क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे कंपल्शन, ठीक है ना। तो ये आपका एक डिफरेंस हो जाता है, ठीक है ना। आपको शॉर्ट एंड सिंपल लिखना है, आपको जरूरी नहीं है कि बहुत लेंदी आपको लिखना है, बट एक आपका जो आंसर पढ़कर समझ में आना चाहिए कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं, ठीक है ना। चलिए अगर हम कवरेज की बात करें तो कवरेज का मतलब क्या होता है, जो फाइनेंशियल अकाउंट का कवरेज होता है वो तो ब्रॉड होता है, काफ़ी ज़्यादा कवरेज होती है। जबकि अगर हम मैनेजमेंट अकाउंट की बात करें तो काफ़ी नैरो होता है, ठीक है ना। अगर एक्यूरेसी की हम बात करें तो ये एक्चुअल फिगर्स पे डील करता है, और जबकि इसमें क्या होता है, अप्रॉक्सीमेशन और एस्टिमेशन होता है, ठीक है ना। तो अब देखिए इस तरीके से आपको डिफरेंस बिटवीन भी हो गए। अगर आपसे आपको शॉर्ट नोट पूछता है फाइनेंशियल अकाउंट का, तो आप शॉर्ट नोट भी ट्राई कर सकते हैं, और इसी से ही पॉइंट्स आप लिखकर समरी बनाकर आप उसको यूज़ कर सकते हैं हर तरीके से। तो आपको हर तरीके से कोई इशू नहीं आएगा अगर आप अपने पार्ट पर मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद हम क्या कर लेते हैं कि नेचर ऑफ जो डेटा होता है फाइनेंशियल अकाउंट की अगर मैं बात करूं तो इसमें मॉनिटरी डेटा होता है। मॉनिटरी का मतलब जिसको आप क्वांटिफाइबल टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। जबकि अगर मैं उसकी बात करूं आपसे मैनेजमेंट अकाउंट की, तो वो क्या होता है, मॉनिटरी भी होता है और वो नॉन मॉनिटरी भी होता है। अब नॉन मॉनिटरी का क्या मतलब हो गया सर, जिसमें क्वांटिफाइबल नहीं है, जैसे मतलब कि भाई कितने एम्प्लॉयज़ हैं, कितनी उनकी एफिशिएंसी रेशियो है, वो सब भी हम किस में आ जाएगा, आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए फिर अगर हम प्रेजेंटेशन की बात करें तो कि भाई जो फाइनेंशियल अकाउंट होता है उसके एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होते हैं, ठीक है ना, जिसमें आपको वो डेटा गवर्नमेंट को सबमिट करना पड़ता है। जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या होता है, वो इंटरनल होता है, तो उसका कोई भी ऐसा स्पेसिफाइड फॉर्मेट नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए तो अब आप ये चीज़ें देखकर आप बता सकते हैं कि भाई ये डिफरेंस बिटवीन होते हैं। अब जैसे क्या होता है, आप लोगों के पास सोल्यूशन नहीं है, तो आप लोगों को गाइडेंस नहीं प्रॉपर मिल पाती है, तो मुझे उसके लिए लगा कि मतलब कि भाई अगर शायद आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है रिस्पॉन्स कि भाई आप इस तरीके से हमारे को बता रहे हैं, तो होप सो फ्रेंड्स आप मुझे जो बताएंगे उसके लिए मैं और आपके लिए वीडियोस इस तरीके से लाता रहूँगा। बट इट्स ऑलरेडी डिपेंड्स अपॉन योर वीडियोस कि भाई आप कितना अच्छा उसको रिस्पांस देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आप अच्छा रिस्पांस देंगे तो उससे मोटिवेशन बना रहता है। ओके चलिए
हाँ, इसका जो एक पार्ट है वो इंटरकनेक्शन वाला, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए कुछ भी छोड़ना नहीं है हमारे को जिस हद तक हम हो सकता है उसको डील करेंगे। अब इंटरकनेक्शन का क्या मतलब होता है फ्रेंड्स, देखिए क्या होता है, प्लानिंग होती है, ठीक है ना, कंट्रोलिंग होती है, आप लोगों ने ये सब चीज़ें पढ़ी है, डिसाइडिंग है या पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पर, तो वही सारे इसके अंदर इंटरकनेक्शन होता है कि भैया मान लीजिए प्लानिंग करेंगे हम, उसके बेसिस पर अगर हमारे लॉसेज ज़्यादा हो गए, उस प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू कर सकते हैं, जिसमें प्रॉफिट हो रहे हैं उसकी सेल्स को बढ़ा सकते हैं। इससे फाइनेंशियल अकाउंटिंग से, मैनेजमेंट अकाउंटिंग से हमारे को ये चीज़ें पता चलती हैं, ठीक है ना। तो अगर कुछ लॉसेस ज़्यादा हो रहे हैं तो उसको कंट्रोल करना, ठीक है ना, आप यही सारी बातें उसके अंदर लिख सकते हैं। ओके, चलिए तो अभी हमारा आई थिंक थोड़ा सा वीडियो है तो कोई नहीं, इसको हम सिंपल रखेंगे। अभी मैं आपसे 2 क्वेश्चन भी डिस्कस करता हूं तो ये भी बहुत अच्छी बात है। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी लगती है तो आगे हम और भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए आई थिंक चलो थर्ड का ए एंड बी, चलिए 3 क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ कैश एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है ना। अब ये आपसे देखिए पूछ रहा है कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ कैश साइकिल। अब क्या रहा है सर, कैश साइकिल क्या होती है, भाई हमने तो एटलस साइकिल सुनी है, ये कैश साइकिल क्या है तो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कैश साइकिल इफेक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल ऑफ अ फर्म, ठीक है ना। चलिए तो बेसिक सी बातें करेंगे हम कि भैया कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है और उसके बारे में कि कैश फोरकास्ट क्या होता है, कैश की पोजीशन क्या होती है, कैश की क्या प्लानिंग होती है, ठीक है ना, वो सब हम इसके अंदर डिस्कस करके चलेंगे। ऑपरेटिंग साइकिल क्या होती है, ये सारी हम बातें करेंगे इसमें। ओके, चलिए देखिए पहले हमारे को फ्रेंड्स क्वेश्चन समझना होगा कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, उसके बाद हम डील करेंगे कि भाई व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए ये नहीं कि सिर्फ पढ़ना शुरू कर दिया और हमने बस लिखना शुरू कर दिया, आप थोड़ा थोड़ा जो आपको आइडिया है वो आप उसके बारे में लिख सकते हैं। अच्छा जी, अब कैश फोरकास्ट की अगर मैं सबसे पहला जिसमें आप बात करेंगे वो पॉइंट बनाएंगे आप इसमें, कैश का फोरकास्ट। अब कैश का फोरकास्ट का क्या मतलब हुआ कि देखिए जब भी एक कंपनी होती है उसको मैनेज करने के लिए आपको कैश का फोरकास्ट बनाना पड़ता है कि भाई इतना कैश हमारे को इन फ्यूचर चाहिएगा, इतनी वर्किंग कैपिटल की हमारे को रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है ना। कुछ अगर आपको स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए आपको रिक्वायरमेंट होगी, कोई इंटरनल एक्सटर्नल इश्यूज आ जाते हैं उसको डील करने के लिए, तो इसलिए हमारे को क्या करना पड़ता है, कैश का फोरकास्ट बनाना पड़ता है। ये सब आप इसमें लिख सकते हैं। दूसरी बात, इंटरनल मैनेजमेंट, मान लीजिए कि आपको कोई फाइनेंशियल पॉलिसी चेंज करनी है या आपको कोई फ्यूचर में कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है या कोई आपको अपना जो भी फिक्स एसेट्स है आपका उसको रिप्लेस करना है। मान लीजिए आपका एक प्लांटर मशीनरी आपने खरीद रखा था अपनी कंपनी के लिए, अब उसको आपको रिप्लेस करना है, तो वो सारे डिसीजन जो भी होगा, कोई लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ या कोई बैंक से कर्जा लिया हुआ है, बैंक से डेट लिया हुआ है, उसको पे करना है, तो वो सब चीज़ें आपका किस में आ जाएगा, इंटरनल मैनेजमेंट में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए देन अब हम डील करते हैं कैश की प्लानिंग। कैश की प्लानिंग में क्या होता है बेसिकली कि भाई देखिए वही वाली बात है कि भाई जैसे मान लीजिए कैश की प्लानिंग कि भाई प्लानिंग क्यों करता है इंसान, जैसे कि मान लीजिए फ्रेंड्स आपको आज से 2 महीने बाद 200 रुपये चाहिए, ठीक है ना, तो आप उसके लिए प्लानिंग करेंगे कि भाई मेरे पास मान लीजिए अगर 2 महीने बाद चाहिए तो 1 महीने में और दूसरे महीने में अगर 1 महीने में 100 रुपये ले लूँगा, दूसरे महीने में 100 रुपये ले लूँगा, तो मेरे पास 200 रुपये हो जाएगा। तो इसलिए हमारे को प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी। और फिर या फिर आपको कहेंगे कि भैया खर्चा भी करना है मुझे इसमें से, तो मुझे 400 रुपये चाहिए और फिर 200 रुपये का मैं खर्चा कर दूंगा, 200 रुपये मेरे पास बचने चाहिए। तो इस तरीके से हमारे को प्लानिंग करनी पड़ती है। अच्छा सर, आप ऑपरेटिंग साइकिल के बारे में भी बात कर रहे थे। ऑपरेटिंग साइकिल क्या होती है, देखिए ऑपरेटिंग साइकिल क्या होती है फ्रेंड्स, जब भी आप कंपनी में काम करते हैं तो आप कंपनी में क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स को बेचते हैं और आपने उसके लिए क्या करा, सबसे पहले प्रोडक्ट्स को बनाना शुरू कर दिया, वो इन्वेंट्री बन गया, आपका स्टॉक हो गया। उसके बाद क्या होता है, आपने उसको बेचा, बेचने पर भी आपकी 2 चीज़ें होती हैं, या तो आपको नकद सेल मिल जाती है या फिर आपको उधार होता है। अब जब तक आपने स्टॉक बनाया और जब तक आपको उसका कैश रियलाइज नहीं हो जाता, उसी डिस्टेंस को या उसी पीरियड को हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं। अच्छा, अब ये जितना पीरियड छोटा होगा, मान लीजिए कि भाई आज आपने प्रोडक्ट बनाया, कल आपने बेच दिया, इसका क्या मतलब हुआ कि जो आपकी लिक्विडिटी पोजीशन है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि ना आप तुरंत कैश रियलाइज कर लेते हैं। इसका मतलब क्या है, आपका जो रिस्क है वो क्या है, कम है। आपको यही सारी बातें इसके अंदर लिख के चलनी है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी अपनी चीज़ों को समझने के लिए, ठीक है ना। चलिए अब इसमें बात करा हुआ है एक कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। देखिए वर्किंग कैपिटल क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए 2 चीज़ें हैं। अगर वर्किंग कैपिटल आपने ज़्यादा रख रखी है, एक्सेस, तो भी नुकसान है, और अगर इन एक्सेस है मतलब कमी है तो भी नुकसान है। अब इसका क्या मतलब हुआ सर कि देखिए मान लीजिए आपको 5,000 रुपये की रिक्वायरमेंट थी पर आपके पास 6,000 रुपये पड़े हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं देखिए मनी की जो, अगर मैं आपसे बात करूं, पैसे की कॉस्ट होती है, ठीक है ना, कि भाई अगर आप बैंक में जमा कर देते तो आपको इंटरेस्ट मिल जाता, तो कहीं ना कहीं अगर ये सिचुएशन है तो ये भी गलत है। और मान लीजिए
आपको 5,000 रुपये चाहिए थे पर आपके पास सिर्फ 4,000 रुपये हैं, और 5,000 रुपये का आपको मोबाइल खरीदना था या कंपनी को कोई इन्वेस्टमेंट करनी थी, पर 4,000 रुपये ही हैं, तो आप वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए, तो ये भी कहीं ना कहीं दिक्कत है। तो इसका क्या मतलब हुआ, आपको अप्रोप्रिएट प्रॉपर तरीके से वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। और यही सब आप इस सब्जेक्ट्स में ये सब चीज़ें पढ़कर चलते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो हमने देखिए फ्रेंड्स 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है ना। अब होप सो आई थिंक क्वेश्चन 3 भी चलिए मैं डिस्कस कर लेता हूं आप लोगों के साथ, ठीक है। ज़्यादा इसमें कुछ बताने के लिए है नहीं, ये आपको लग रहा होगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, बट ये थ्योरेटिकल बेसिस पर भी सॉल्व हो सकता है, ठीक है ना। पहले मैं आपको बता देता हूँ ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। कहता है कि देखिए एक कंपनी है, उसमें क्या किया, उसके अकाउंटेंट ने थोड़ा सा कम पढ़ा लिखा होगा, तो क्या किया उसने अकाउंटेंट ने, देखिए अगर आप लोग पढ़े लिखे होंगे तो आप ये मिस्टेक नहीं करेंगे, अगर आप लोग भी नहीं पढ़ेंगे तो फिर ये मिस्टेक आप भी कर सकते हैं। अब क्या हुआ मिस्टेक सर, कि भाई 50,000 रुपये का उसने एक मशीनरी खरीदी, ठीक है जी। अब मशीनरी खरीदी तो मशीनरी पे तो डेप्रीसिएशन लगता है, हमारे को पता ही है, बट उसने क्या किया, हमारे नंदलाल जी ने एक तरीके से कि उसने स्टॉक बना दिया उसको, तो मतलब उसने डेप्रीसिएशन नहीं लगाया। भाई आप P&L अकाउंट बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की, अगर आपने मशीनरी खरीदी तो मान लीजिए 50,000 रुपये की है, 10% का डेप्रीसिएशन भी लगाओगे तो 5,000 रुपये का डेप्रीसिएशन लगेगा। और मान लीजिए आपने X रुपये की कमाई करी, तो अब डेप्रीसिएशन उसमें से माइनस हो गया, और फिर आपके बैलेंस अमाउंट पर 30% का टैक्स लग जाएगा, ठीक है ना। पर जब उसने उसको स्टॉक में मान लिया तो उसने उसका डेप्रीसिएशन नहीं लगाया। अब जब डेप्रीसिएशन नहीं लगाया तो आपको ज़्यादा रेट पर टैक्स देना पड़ गया। तो वो यही पूछना चाह रहा है कि असेस द इफेक्ट ऑफ द अबव मिस्टेक ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द ईयर 18-19, ठीक है ना। कि जो आपका प्रॉफिट, तो इसका क्या मतलब हुआ, अब आप खुद ही बता सकते हैं कि जो आपके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो आपका हमने एक तरीके से ज़्यादा टैक्स दे दिया बजाय कि कम के, ठीक है ना। अब इसको अगर आप एनालाइज करिए कि भाई 5,000 रुपये थे, 5,000 रुपये का डेप्रीसिएशन लगता, वो आपका एक्सपेंस काउंट होता, उस पर 30% का अगर टैक्स अगर आप बचाते तो एक तरीके से 1,500 रुपये का टैक्स बच जाता आपका। तो पर आपने 1,500 रुपये टैक्स ज़्यादा भेज दिया, क्योंकि इस गलती की वजह से, इन अकाउंटेंट साहब की गलती की वजह से। तो हमारे को ये गलती नहीं करनी है, और यही सारी चीज़ें हमारे को इसके अंदर लिख के चलनी है, ठीक है। चलिए फिर बी पार्ट पढ़ लेते हैं कि व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म नेटवर्थ ऑफ अ कंपनी। नेटवर्थ का क्या मतलब होता है, एक्सप्लेन द आइटम्स इंक्लूडेड देयरिन, डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस टू द कंपनी। अब नेटवर्थ का क्या मतलब होता है, तो देखिए फ्रेंड्स नेटवर्थ का मतलब होता है असेट्स में से जब आप लाइबिलिटीज माइनस कर देते हैं, तो नेटवर्थ का मतलब होता है जो कि इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया, या फिर मतलब शेयर होल्डर्स की इक्विटी, आप इसको बात कर सकते हैं, लिख सकते हैं आप इसको शेयर होल्डर की इक्विटी, मतलब कि जितना, जिसमें आप कहते हैं ना कि भाई शेयर होल्डर का पैसा लगा हुआ है, कि भाई आपके मान लो आपके पास 100 रुपये के असेट हैं और 20 रुपये आपको किसी को देने हैं, तो मैं आपसे क्या कहूँगा कि भाई आप कितने रुपए के मालिक हैं, आप 80 रुपये के मालिक हुए, ठीक है ना। तो इसी का क्या मतलब होता है, नेटवर्थ मतलब होता है, सिंपल भाषा में आप ये जान सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अच्छा, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे भाई माल्या साहब का आपने नाम सुना था, विजय माल्या, तो उनका क्या था फ्रेंड्स, उनका असेट्स मान लो उन पे 100 रुपये था, और उनकी लाइबिलिटीज मान लीजिए 120 रुपये थी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि भैया उनकी जो नेटवर्थ थी वो क्या थी, नेगेटिव थी, इस वजह से वो बाहर भाग गए थे, ठीक है ना। तो ये सब इससे हमारे को चीज़ों को समझ में आ सकता है कि भाई क्या चीज़ें होती हैं, जो मार्केट में क्या टर्मिनोलॉजीज होती है, हमारे को यूज़ करना चाहिए। अब फ्रेंड्स 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है डेटर और एक होता है क्रेडिटर। हमारे को ये समझ में नहीं आता कभी कभार लोगों को कि भाई ये सर दोनों में क्या डिफरेंस होता है। देखिए डेटर का मतलब होता है जब आप माल किसी को बेचते हैं और वो आपको उधारी पर आपने बेचा, तो वो आप उसको क्या रिकॉर्ड करते हैं अपनी बुक्स में, डेटर रिकॉर्ड करते हैं। और क्रेडिटर का मतलब होता है कि जब आप किसी से माल परचेज करते हैं उधार बेसिस पर, तो आप उसको बाद में पैसा देंगे, तो वो आपकी क्या हो गई, लायबिलिटी हो गई। तो क्रेडिटर क्या हो गई, आपकी लायबिलिटी हो गई, डेटर क्या हो गए, आपके असेट हो गए, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आपको देखिए ध्यान में रखनी चाहिए। अभी तो आप हो सकता है कि अगर आपको नहीं भी पता और अच्छा लग रहा होगा, अगर आपको पता चल रहा होगा, तो आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा और आप अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, और बाकी इसमें यही बातें हैं, अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं तो घुमा फिरा के आप यही सारी बातें कर सकते हैं। और बाकी जो भी अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट हो तो आप मुझे प्लीज़ बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप चाहते हैं कोई और पेपर भी सबसे पहले कंसिडर करने के लिए, तो मैं वो भी कर सकता हूँ, बजाय बस आपकी रिक्वेस्ट होनी चाहिए, और आपका कैसा रिस्पॉन्स है उस पर डिपेंड करता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं, ये आप कंसिडर कर लीजिए, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में हम इसके आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।